Very good evening, friends. So, we are at the end of another very interesting week. It was a bullish week. We ended up at the top. So, definitely from where we started to where we have ended, there is a stark difference. But as I told you last week also, that the levels were telling us that the higher probability that we have is definitely to move up. So, what lies next, and how was this week in terms of sectors? What are the ETFs which are looking good, and anything special that looks on the chart which is not really getting discussed, but chart are talking about it and letting us know about a sector which is actually coming into its own after a quiet period of a 3+ years. So all these interesting things we'll be discussing today. And don't forget, do join my monthly programs. This month I'll be conducting two programs. One is my own special one, the favorite one, the turtle trend following strategy. It is for people who are on the daily charts and look to have a very peaceful entry in the stock just before the breakouts. Everybody tries to enter at the breakout, but remember, whenever you enter at a breakout, problem is that there will be a volatility. It is going to scare you away. It is going to put your portfolio into red, and people come out. The moment they come out, the next day they find that the stock is running. So that is a very special entry points that we look onto the charts, very much a trend following strategy. And the next one is the weekend investing strategy, especially for the people who are busy through the week and they get time to really look into the charts and stuff during the weekend. Both the training programs will be in English plus Hindi, so language should not bother you. चलिए अब चालू करते हैं इस हफ्ते का एक संक्षिप्त में रिव्यू। देखते हैं कि क्या हुआ है इस हफ्ते, और ये भी देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो उतना डिस्कस नहीं हो रहा है लेकिन अपने आप में अभी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है 3 साढ़े 3 साल बाद। तो सेफ एंट्रीज ढूंढेंगे, वही बातें करेंगे कि इस पूरे नॉइज में, जहाँ के हमको डेली कहा जाता है कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डेटा पॉइंट आने वाले हैं और यहाँ पे ये एजीएम है वो एजीएम है, तो हर चीज पे नजर रखनी होगी, ये सब डरावना माहौल जो क्रिएट किया जाता है, इससे दूर हटके एक शांत तरीके से भी हम मार्केट में काम कर सकते हैं। तो यही मेरी कोशिश रहती है, इसी तरीके से मैं काम करता हूँ और यही स्ट्रेटजीज और यही आदतें मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके कि मार्केट मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमको सीखना होगा और सीख के करेंगे, शांति से करेंगे, एक साइंटिफिक मोड में करेंगे, एक सिस्टम से करेंगे, तो पैसा यहाँ पे बनता है। तो चलिए मार्केट को आसान बनाते हैं। एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं इस हफ्ते क्या क्या हुआ था। तो इस हफ्ते हम देखेंगे निफ्टी को। तो ओवरऑल तीनों मार्केट कैप में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो दिखाई है वो दिखाई है निफ्टी ने। ओके, उसके बाद स्मॉल कैप ने और क्लोजली फॉलो करता हुआ मिड कैप है। तो जो गैप है आप देखेंगे काफी बड़ी है, हाँ। जो सीधा दिखा रही है कि अभी लार्ज कैप के ऊपर एक काफी स्ट्रांग फोकस इस हफ्ते था। इसका बड़ा रीजन है कि एक तरफ आपको एफआई की भी बहुत हद तक एंट्रीज करते हुए आपको दिखे होंगे। आपको दिख रहा होगा कि उनका भी काफी हद तक पैसा बाजार में इस हफ्ते आया है। तो लार्ज कैप ने अच्छा परफॉर्म किया है, फिर भी आगे की जर्नी क्या रहेगी। तो निफ्टी ने रेजिस्टेंस जो मेनली उसने फेस किया था, सबसे पहला रेजिस्टेंस जो मैंने डिस्कस किया था 24,400 था। फिर वहां से हम निकले थे, अगला रेजिस्टेंस हमको पार करना था, दैट वाज अराउंड 24,800। उसको भी हमने कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया। अगली लेयर जो थी वो इमीडिएट थी, वो 25,000 की थी क्योंकि वो हमारा ऑल टाइम हाई था। तो ठीक से आप देखेंगे ना, ऑल टाइम हाई के करीब नर्वसनेस थी। 3 दिन तक हम उसको टच करके उसके अराउंड थे, और जो बड़ी मूव्स आई थी 2 दिन खास करके, गुरुवार और शुक्रवार को, उसने कॉन्फिडेंस दिलाते हुए हमें ऊपर की तरफ ला दिया है। तो अभी हमारा क्लोज जो चल रहा है वो काफी स्ट्रांग लेवल पे चल रहा है, 25,236। तो ओवरऑल मेरा मैं टारगेट तो देखता नहीं हूँ, क्योंकि पीछे पीछे चलना मार्केट के बेहतर है ना कि उसको फोरकास्ट करना। क्योंकि कभी भी हम मार्केट को फोरकास्ट करते हैं तो हम वहां पे कमिट कर देते हैं खुद को, एक इमोशनल अटैचमेंट आ जाती है, फिर मार्केट अगर वैसा ना बिहेव करे तो हम इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो सबसे शांत तरीका जो मैंने सीखा है मार्केट में काम करने का है कि मार्केट को पीछे पीछे से ट्रेल करो, कि जब तक इन लेवल्स के ऊपर है, ये ऊपर जा रहा है, फिर आगे कितना भी चला जाए, राइट। कभी भी हम टारगेट प्रेडिक्ट करते हैं तो दो चीजें होती है, या तो हम जल्दी एग्जिट कर देते हैं और बाद में देखते हैं कि फिर भी स्टॉक और मार्केट ऊपर जा रहा है,
दूसरा है अगर उस टारगेट को हम अचीव नहीं करते तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से बचना है। आराम से यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम देखेंगे वो लेवल जिसके ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो मैं बुलिश रहूंगा। तो ओवरऑल जिस जिस लेवल को हम काट के आगे आए हैं उनमें से अभी हम निकलते जाएंगे। तो ये लेवल तो हो गया है, आई डोंट थिंक इतना वो मैटर करेगा। फिर ये जो लेवल है 24,800, ये मेरे ख्याल से अभी वो लेवल है जिसके अगर ऊपर हम चलते रहेंगे, 24,800 के ऊपर अगर हम चलते रहेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है, हम बाय ऑन डिप करते रहेंगे। 24,800 से लेकर के ये जो मेरी लेवल है 24,400, ये जो 400 पॉइंट है मेरे, ये मेरा रहेगा साइडवेज जोन। यहाँ पे मैं अपने आप को कॉशियस मोड में डाल दूंगा और इसके नीचे अगर मार्केट आएगा तो यहाँ से मैं एग्जिट मॉनिटरिंग करना चालू कर दूंगा। तो ओवरऑल ये मेरा प्लान रहेगा जब तक हम इस लेयर के ऊपर है। कौन सी लेयर के ऊपर है? जब तक हम इस लेयर के ऊपर है हम बुलिश चलने वाले हैं। 24,800 के ऊपर हम बुलिश चलते रहेंगे, 24,800 से 24,400 हम कॉशियस हो जाएंगे और 24,400 से नीचे हम वाइंडिंग अप के बारे में सोचेंगे। ये अभी हमारा मोड रहेगा। ओवरऑल मार्केट के बुलिश रहने के हायर चांसेस हैं। रीजन बीइंग जो फेड का मीटिंग आने वाला है सितंबर में, हाई चांसेस है कि वहां पे एक रेट रिडक्शन फेड घोषित कर देगा। तो उससे कारण एक मोमेंटम आएगा यूएस मार्केट्स में, एंड द मोमेंट कैश बिकम्स चीप बिकॉज ऑफ द रेट्स गेटिंग डाउन, वो कैश फ्लो होने के चांसेस हैं बाकी ग्रोइंग मार्केट्स की तरफ, यानी इंडिया की तरफ भी एफआई का रुझाव बढ़ता हुआ दिख सकता है। चलिए फिर आगे देखते हैं स्मॉल कैप मिड कैप का क्या हाल है। तो स्मॉल कैप एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी, इन्होंने भी कुछ नर्वसनेस दिखाई थी कल के दिन में। कल पर्टिकुलरली बहुत नर्वसनेस दिखाई थी, आज थोड़ा संभल गए हैं। ओवरऑल वी कंटिन्यू टू रिमेन इन अ बुलिश सिचुएशन एंड प्लान इज टू रिमेन बुलिश अप टू 18,500। तो 18,500 तक मैं बुलिश रहूंगा। साइडवेज प्लान मेरा रिसेंट का जो रैलीज के ड्रॉप्स थे, जो स्विंग लोज थे, वो मेरा साइडवेज प्लान रहेगा। इसके नीचे अगर मैं आता हूँ स्मॉल कैप में तो ये मेरा प्लान रहेगा कि अभी यहाँ से हमें वाइंड डाउन करने का है। ठीक है, कीप इट सिंपल, दैट इज द वे। आई फाइंड मार्केट्स आर वेरी वेरी लॉजिकल, इजी टू मैनेज और इमोशनल डिस्टर्बेंस कम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप, लेकिन किस लेवल के नीचे आने के बाद एक्चुअली हमको वो लॉजिकली वो होप्स छोड़ देने चाहिए, वाइंड डाउन करना चाहिए, एक्सपोजर कम करना चाहिए, दिमाग में वेरी वेरी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमारे चाहने से मार्केट में कुछ नहीं होता है, मार्केट खुद करता है और हमको उसके मुताबिक सिर्फ रिएक्ट करते जाना है। सो नो इमोशनल एनवायरनमेंट टिल द टाइम 18,500, नए नए पोजीशंस लेते रहेंगे। 18,500 से 18,000 की तरफ आएंगे तो नए पोजीशंस लेना थोड़ा कम कर देंगे, स्टॉप लॉसेस मॉनिटरिंग बढ़ा देंगे। 18,000 के नीचे हम ओवरऑल एग्जिट्स की तरफ ज्यादा करके फोकस करेंगे। चांसेस ऊपर रहने के ज्यादा है क्योंकि दिख रहा है 18,500 के ऊपर काफी हद तक हम स्ट्रांगली बने हुए हैं। मिड कैप जो थे उन्होंने इस हफ्ते काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई। एक क्लियर कट ऑल टाइम हाई वगैरह भी इन्होंने अचीव करने की कोशिश की थी, बट स्ट्रगल जारी है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे मिड कैप में हम बने रहेंगे ओवरऑल पॉजिटिव टू द लेवल ऑफ 16,200। तो 16,200 के ऊपर तक हम ओवरऑल पॉजिटिव है। वी डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। स्विंग लोज हमारे जो नेक्स्ट आएंगे वो रहेगा हमारा साइडवेज जोन, और इन स्विंग्स के नीचे हम चले गए तो वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द वाइंडिंग डाउन। ओवरऑल बुलिश हूं मैं इस हफ्ते भी मार्केट में। कंटिन्यूसली बढ़ा है निफ्टी, 11 दिन तक तो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए आया है, धीरे धीरे करके हौले हौले करके ही। लेकिन अब यहाँ से कुछ हद तक हमको इंडेक्स में मुझे लगता है कि कूल ऑफ आएगा, बट बुलिश रहेंगे हम। बाइंग द डिप इज द बेटर अप्रोच दैट वी कैन डू डेफिनेटली। कोई बड़ा मुझे यहाँ पे ऐसा रिस्क नहीं दिख रहा है कि हम नीचे की तरफ आएंगे। एक बात जरूर देख लेना मेरा पिछले हफ्ते का वीडियो, जहाँ पे टाइम वाइज लगता है कि अराउंड अक्टूबर हम थोड़ा सा प्राइस प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा एक ठहराव देख सकते हैं इस रैली में। तो अक्टूबर 24 पे मेरी ज़्यादा नज़र रहेगी। सितंबर आई थिंक वी विल स्टिल बी एबल टू मैनेज थिंग्स टू गो पॉजिटिव, राइट।
एक सेक्टोरल रिव्यू लेते हैं तो सीधा आपको यहाँ पे दिखेगा अब जो निगेटिव सेक्टर्स है मार्केट में अवॉइड वो कम हो गए हैं। सिर्फ बचा है रियलिटी एंड निफ्टी पीएसयू बैंक। तो इस हफ्ते बैंक्स ने, फाइनेंस ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और फिर उनका जो मूवमेंट है आप देखोगे मेटल भी इस तरफ आ गया है, एंड बैंकिंग भी आप देखोगे कि दे हैव कम ऑन टू द साइड ऑफ द पॉजिटिव सेक्टर। सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर इस हफ्ते कौन सा चला है? तो वीकली आप देखोगे तो सीएनएक्स आईटी सबसे स्ट्रॉन्ग था, फिर रियलिटी, फिर फार्मा। आज के दिन क्या हुआ? तो आज रियलिटी ने बाजी मार ली, सीएनएक्स फार्मा नेक्स्ट था, और मिड कैप्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, और सीपीएससी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई आज। सीपीएससी बाय द वे इज एन ETF, right, or a index of the central PSU enterprises. So overall, IT is still the strongest sector. Reality is falling close, but momentum wise it is negative. So I will still wait. It might face resistance. Pharma is the other bet that I am having. So overall IT pharma पे मेरा ज्यादा फोकस है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो है निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज। ये सेक्टर है जो मुझे काफी हद तक इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा रिवर्सल आने वाला है। देखिए, मार्केट में जब भी हम पैसा बनाते हैं तो मोमेंटम, जब हम काम करते हैं मोमेंटम में, तो बढ़ते हुए स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे हम काम करते हैं। इन स्टॉक्स में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी रैली आगे बढ़ती जाती है उतनी उतनी रिस्क है ना, वो भी बढ़ रही है कि यहाँ से करेक्ट होगा। ओके। तो सेफ एंट्रीज कहाँ पे होती है? टिपिकली सेफ एंट्रीज होती हैं जहां से एक गिरता हुआ सेक्टर ऊपर की तरफ मुड़ रहा है। ये हमारे लिए सेफ एंट्रीज हो जाती है, क्योंकि ये ओवर हीटेड नहीं है, और इसका यूज करते हुए हम मार्केट में एक सेफ तरीके से पैसा बना सकते हैं। अगर आपको अच्छे से बैलेंस करनी है रिस्क मार्केट में, तो मैं तो कहूंगा कि मोमेंटम में डेफिनेटली बने रहिए, मार्केट तैयार है तब तक। लेकिन इन टर्न अराउंड वाले सेक्टर को भी ऑब्जर्व करिए, एक छोटा सा कट अपने पोर्टफोलियो का इनको दे दीजिए, ताकि जब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, आप मिस नहीं करेंगे इस रैली को, आप उसको सिर्फ आगे कंटिन्यू करोगे। राइट। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ क्या हो रहा है। इसको लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे लेते हैं, 3 इयर्स, वीकली। ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओवरऑल पिछले 2 महीनों में हम एक करेक्शन से गुजर रहे थे। ओके। और वहां से अब हम ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। राइट। तो ये जो हमारा पीरियड है, दैट इज फ्रॉम जुलाई और अगस्त, ये 2 पीरियड हमारा पूरा का पूरा निगेटिव गया। करेक्शन से होते हुए हम आगे की तरफ निकल आए हैं। राइट। और ओवरऑल अगर हम 8 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको सेंस दिखेगा कि ये हम एक अच्छी सी रैली में बने हुए हैं। राइट। और ये रैली जो है यहाँ पे अभी एक अच्छा सा अपवर्ड मूव दे सकती है। बट ये सेक्टर के मामले में हो गया। अभी मैं कुछ आपको एनबीएफसी दिखाता हूँ जहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप आ रहा है। एक सेटअप है जो मैंने मेरे ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया था, विच इज द बेस्ट सेटअप एंड वेरी रेयर सेटअप जो आपको कभी भी मार्केट में मिल सकता है। उसके लिए मैं 8 इयर्स मंथली पे जाता हूँ, और हम देखते हैं बजाज फिनसर्व के चार्ट को। ये एक और सा सिनारियो है जो हमने पिछली बार ज्योति रेजिन्स में भी देखा था, कि जहां पे मैंने कहा था कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं होता है, बट प्राइस वैल्यूएशंस ओवर हीटेड होने के कारण वो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, और वहां से फिर वहां पे प्राइस जो समय गुजारती है, वहां पे प्राइस तो कंट्रोल में आ गई, लेकिन आपका जो अर्निंग है कंपनी का वो फिर भी इंप्रूव हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है ना मार्केट में, हमेशा ध्यान रखिएगा ये साइकिल्स कैसी चलती है वैल्यूएशन वर्सेस प्राइस की, कि जब तक आपकी प्राइस स्टेडी हो जाती है, लेकिन कंपनी का जो अर्निंग्स है वो ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, तो पी बाई रेशियो क्या होता है कि प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अब क्या देख रहे हैं आप, आपकी जो प्राइस है वो फ्लैट है, और आपकी अर्निंग ऊपर जा रही है। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होता है कि आपका पी बाई जो रेशियो है, आपका पी बाई जो रेशियो है वो न्यूमरेटर बढ़ जाता है, लेकिन सॉरी, आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। आपका जो डिनोमिनेटर है नीचे वो बढ़ते जा रहा है, योर डिनोमिनेटर इज ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, while योर प्राइस इज जस्ट स्टक एट वन लेवल। और ये जितना आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा, प्राइस सेम लेवल पे है, न्यूमरेटर सेम लेवल पे है, तो आपका पी जो है वो कूल ऑफ हो जाएगा।
यानी प्राइस वहां रहते हुए वैल्यूएशन चीप होते जाती है। और ये फिनोमेना हमने पिछली बार देखा था ज्योति रेजिन्स में, इस बार हम देख रहे हैं बजाज फिनसर्व में। यह है बजाज फिनसर्व का चार्ट। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है। ये बहुत ही एक्सप्लोसिव पैटर्न है। डेली चार्ट पे आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, अब ये आ रहा है मंथली चार्ट पे। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना है आपको, कि जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता है उतना प्राइस एक्शन जो है वो स्ट्रांग आता है। तो अगर कोई पैटर्न डेली लेवल पे बनता है, उससे जो प्राइस मूवमेंट आएगी वो थोड़ी होगी। वीकली पे आएगी वो ज्यादा होगी, और अगर मंथली पे आ रही है तो वो जबरदस्त ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हम जो सेटअप देख रहे हैं, सी क्लियरली आपको दिख रहा है एक सेटअप। एज यूजुअल डेफिनेटली कमेंट करिएगा वीडियो में कि बजाज फिंसर्व पे ये कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है। ये बहुत ही एक्साइटिंग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है 2022 से, यानी 2 साल 8 महीने, पौने 3 साल से आप देखोगे एक रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रही थी 1700 के। अब क्या हो गया है इस हफ्ते, रादर इस महीने, क्योंकि महीना भी खत्म हो गया है, आप देखोगे यहाँ पे ये स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है। इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। और ये अभी आपको क्या बता रहा है कि मैं यहाँ से स्ट्रांगली ऊपर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बिकवाली हो रही थी पिछले पौने 3 साल से, वो अब थम गई है। और बायर्स जो है उनका जो डिसीजन है, उनकी जो इच्छा है, बेसिकली उनकी जो विल है, बेसिकली दे वांट टू पुश इट अपवर्ड्स। वो चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए, इसलिए पूरे 1 साल से आप देखोगे तो एक डब्बे में प्राइस रुकी हुई है। और बहुत ही छोटा सा डब्बा है। इफ यू सी, ये मंथली चार्ट दिखा रहा हूं तो 12 कैंडल भी अगर हम जोड़ दें तो 1 साल होता है। तो 1 साल में एक्चुअली स्टॉक ने कुछ नहीं किया था। एक स्टॉक 1 साल के लिए स्टॉक इतनी छोटी रेंज में फंस गया था। तो जितना छोटी रेंज में स्टॉक फंसता है, जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए, उतना वहां पे बायर सेलर्स को सोचने का टाइम मिलता है। इसका बेनिफिट क्या है कि जब वो डिसीजन निकलता है वहां से, वो स्ट्रांगली उस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि अभी कोई अनिश्चितता है नहीं। साल भर हम सोच चुके हैं और इसके बाद इस स्टॉक को ऊपर जाने दे रहे हैं। तो बजाज फिनसर्व मुझे लगता है अगले 1 साल के लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। दैट इज द पावर दैट दिस सेटअप इज शोइंग अप टू मी, राइट नाउ। ये हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस जो है, आप देखोगे मैक्सिमम इसके ऑल टाइम हाई जो थी वो स्ट्राइक हुई थी ओवरऑल। आप देखोगे तो 2021 में, अक्टूबर में, जहां से हमारी जो रैली थी ना, फेवरेट रैली, वेरी एग्रेसिव रैली जो हमारी आई थी वो पोस्ट कोविड की, वो वहां से क्रैश हुई थी। अब आपको ठीक से याद करना हो पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ कैसा था, कि जैसे ही हमारे बैंकिंग ने इन्फ्लेशंस को देखते हुए रेट्स बढ़ा दिए थे, यहाँ पे करेक्शन आना चालू हो गया था। और इसके कारण ये अभी यहाँ पे पूरा का पूरा मामला फंसा पड़ा है। लेकिन आगे कैसा दिखता है हमको? आगे हमको ये दिख रहा है कि यूएस फेड जो है वो रेट रिड्यूस करने वाला है। और जब यूएस फेड रिड्यूस करता है रेट्स, तो धीरे धीरे करके उसका इफेक्ट दूसरी करेंसीज पे आता है। और फिर अपनी करेंसीज को ज्यादा स्ट्रांग होने से आपको रोकना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग हो गई आपकी करेंसी तो क्या हो जाता है कि आपका एक्सपोर्ट जिस प्राइस पे आप कर रहे हो, वो वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाता है, तो आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव भी नहीं रहता है। तो कहीं पे जाकर के आपको करेंसी को हमेशा बैलेंस करते हुए जाना होता है। और हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन भी अब जो है कंट्रोल में आ गया है। तो हायर चांसेस है कि आरबीआई आगे जाते हुए कुछ रेट रिडक्शन दे दे। और जैसे ही मार्केट में आरबीआई रेट रिड्यूस करता है, तो एफडीज के रेट जो है वो बैंक्स को और गिराने पड़ते हैं, क्योंकि उनको तो अभी ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले आरबीआई से। अभी उनको क्या करना पड़ेगा? उनको रेट रिड्यूस करना पड़ेगा। और जैसे ही बैंक सेक्टर में एफडी के रेट रिड्यूस होंगे, बैंकिंग में फंड्स का जाना कम हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर्ड बैंक है उसमें फंड्स का जाना कम हो जाएगा, और एनबीएफसीज का रोल बढ़ जाता है वहां पे, क्योंकि एनबीएफसीज आर एबल टू रियली कलेक्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस quite well. They are not dependent on the FD money to that extent. तो यहाँ पे गेम पलटने वाला है। और इसके कारण हाई चांसेस है कि आपको
बजाज फाइनेंस फिनसर्व में, फाइनेंस में भी है, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिनसर्व में एक अच्छा मूव आएगा। अभी देखते हैं वैल्यूएशंस का इम्पैक्ट क्या हुआ है पिछले 3 सालों में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है जो मैंने आपको दिखाया था ज्योति रेजिन्स के मामले में भी। तो आपको ठीक से देखना है ना, तो आप जाएंगे हम यहाँ पे पीएनएल में। तो आपको मैंने बताया कि अक्टूबर 2021 में जाकर के प्राइस हमारी रुक गई थी। तो ये पॉइंट था जहां से प्राइस इज स्टक। ठीक है, लेकिन वहां से बिजनेस का क्या हुआ है? प्राइस अटकी है दोस्तों, लेकिन बिजनेस का क्या हुआ है? बिजनेस यहां से आप देखोगे रेवेन्यू जो है वो टिपिकली डबल हो गया है। रेवेन्यू डबल है। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ये अराउंड जो है 2.25 टाइम्स, 2.2 टाइम्स, यानी डबल से थोड़ा 2.25 टाइम्स ये बढ़ गया है, क्योंकि 19 का डबल होगा 38 और उसके ऊपर 5, तो मेरे ख्याल से 2.25 पॉइंट जो है 2.2x आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। आपके मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट है? तो मार्जिन्स एक्चुअली इस कंपनी के स्टेबल रहे हैं या इम्प्रूव ही हुए हैं। तो हर हालत में आप देखोगे इम्प्रोवाइजेशन है, इम्प्रूवमेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखोगे तो ये भी करीब 2.2x हो गया है, 2.25 टाइम्स हो गया है। और आपका अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो उसकी भी सिचुएशन क्या है? 28 का जो ईपीएस है वो 52 हो गया है। तो ये अराउंड आपका जा रहा है 1.8x की तरफ। दीज आर द अप्रॉक्स नंबर। तो आपको दिखेगा कि प्राइस फंसी पड़ी थी, बट कंपनी की ग्रोथ जारी है। कंपनी की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हम देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी इज अ स्टेडी गेनर। अगर आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर, हम सीधे देखते जाएंगे कि कैसा चल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपको अपने साथ लेते जा रहा हूँ। ये देखिए क्या दिख रहा है आपको। पूरे के पूरे यहाँ पे जो 12 क्वार्टर्स हैं उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए गया है। सीधी सी बात है, यू हैव बीन ग्रोइंग ऑन द ऑपरेटिंग फ्रंट। ईपीएस देखेंगे, नो ईपीएस की लाइंस में भी आप देखेंगे तो क्या हुआ है। यू कैन सी यहाँ पे एक ड्रॉप है, रेस्ट यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे एक ड्रॉप है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो काफी स्ट्रांगली आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखोगे। ये क्वार्टर कौन सा है आपका? 2021 जून का, जहां पे आपका ईपीएस 5.23 था, वो आज 13.39 हो गया है। तो ओवरऑल हर चीज में 2.25 से डबल आपकी ग्रोथ स्टेडी हो चुकी है। और प्राइस आपकी फंसी हुई थी, तो वैल्यूएशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखते हैं। प्राइस फंसी हुई क्यों थी? क्योंकि आप देखोगे इसको 5 साल के चार्ट पे सीधा दिख रहा है, यहाँ पे 1800 की लेवल पे प्राइस का ऑल टाइम हाई है, जो कि अक्टूबर 2021 में लगा था, जहां से हमारी कोविड रैली ठंडी पड़ी थी। ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जो कोविड रैली चली थी वो एक अप्रैल महीने से लेकर के अक्टूबर तक चली थी, 1.5 साल के लिए। वहां से 1.5 साल हम फिर दौड़ते आ गए थे फरवरी या मार्च 2023 तक, जहां पे मार्केट साइडवेज था, और मार्च 2023 से मार्केट चलता ही आ रहा है। तो ये 1.5 साल का पैच है जो कि मुझे थोड़ा आगाह कर रहा है कि अक्टूबर मुझे संभल के रहना है। बट एनीवे, सेटअप देख लीजिए आप, प्राइस आपकी फंसी हुई है और मैंने आपको दिखा दिया कि आपकी अर्निंग्स की ग्रोथ बनी हुई है। तो पी बाय रेशियो का जो इम्पैक्ट है क्या होगा? पी बाय रेशियो का क्या इम्पैक्ट होगा? आपका डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ता 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 चला गया, प्राइस वहीं पे फंसी रही। तो इसका इम्पैक्ट ये हो गया कि पी बाई ई जो है वो आपका कूल ऑफ होना चाहिए, वैल्यूएशंस आपके ठंडे हो जाने चाहिए। तो देखते हैं वैल्यूएशंस पे से पर्दा हटाते हैं। ये देखिए वैल्यूएशंस की हालत। ये सीधी सी बात है, अक्टूबर में ओवर थे हम लोग, ओवर हीटेड चल रहे थे। 70 का पी बाई ई इस बिजनेस को मिल रहा था। आज 70 के पी बाई ई से हम आ गए हैं कुल मिलाकर के 35 के पी बाई पे, हाफ पे आ गए हैं। यहाँ पे प्राइस रुकी थी अर्निंग में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये पूरी गैप है जो अभी भरी जाएगी। तो एक सेफ एंट्री पॉइंट्स पे आज बजाज फिनसर्व है। 1 साल तक के लिए इसमें हाई चांसेस हैं कि हम अच्छे से रैली करते हुए मूव होते हुए दिखेंगे। मेरा एस्टिमेट है, मैं सेफ एस्टिमेट रखता हूँ, मैं टारगेट नहीं रख रहा हूँ। आप इसको ट्रेल करिएगा स्टॉप लॉस के साथ, मैं भी वही करता हूँ। मेरा एस्टिमेट है
30% अराउंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मूव अप. इट एक्चुअली कैन डू मोर, बट मैं किसी भी हालत में किसी को एक्साइट करके मार्केट में ढकेलना नहीं चाहता. हमको एक्साइटमेंट नहीं चाहिए मार्केट में. अंदाज से 30% हम चलेंगे, इसके ऊपर भी चलेंगे, चांसेस हाई है, लेकिन मैं आपको 30% पे ही रोक रहा हूँ. उसके आगे भी हम जा सकते हैं. ट्रेल करिएगा इसको. और इसका ही ब्रदर है, दैट इज द बजाज फाइनेंस. अब बजाज फाइनेंस में तो वैल्यूएशन का चक्कर देखिए अब क्या हो गया है. दिस इज एट वन ऑफ द लोवेस्ट वैल्यूएशंस. दिस इज एट वन ऑफ इट्स लोवेस्ट वैल्यूएशंस. आप देखेंगे कोविड के टाइम में जो इसको वैल्यूएशंस मिल गई थी, वो वैल्यूएशंस आज मिल रहे हैं. क्या वक्त कोविड जितना बुरा है क्या दोस्तों आज? क्या कोविड के टाइम्स के मुश्किलें चल रही हैं आज? वक्त तो उसके बहुत ही इम्प्रूव्ड है. सो द इन्वायरमेंट इज मच मच बेटर, but the valuation has gone so cheap as it was in those days of the risk. और वहां से आपने अक्टूबर 21 में टॉप बना दिया, आपकी प्राइस वहीं अटकी रही. तो जरा चार्ट भी देख लेते हैं फॉर बजाज फाइनेंस. लेट्स लुक एट द चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस. यहाँ पे मंथली में देखते हैं. तो बजाज फिनसर्व था, ये बजाज फाइनेंस देखते हैं. तो ये दोनों कंपनियों पे पक्का ध्यान रखिएगा. सिस्टर कंसर्न्स है, लेकिन एक ही दौर से गुजर रहे हैं. ये भी देखिए यहाँ पे ओवरऑल कंसोलिडेशन है अक्टूबर 2021 से. ओवरऑल प्राइस फंसी हुई है. हमारा जो बेस्ट रेजिस्टेंस है वो होगा अराउंड 8,000, जिसको इसको क्रैक करना पड़ेगा. पैटर्न कौन सा बन रहा है आप भी देख लीजिए. जो लोग मेरे साथ काम करते हैं दे कैन वॉच दिस पैटर्न. कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है देख के मुझे जरूर अपडेट करिएगा. बहुत अच्छा लगता है जो आपके इंटरेक्शंस होते हैं, आपके फीडबैक्स मुझे मिलते हैं. तो दिस इज द एरिया. मैं कहूँगा एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कंपनीज आर द वंस जहां पे आप एक टर्न अराउंड देख सकते हैं आने वाले दौर में. एक इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपको खुद भी मॉनिटर करने को बोलूंगा, दैट विल बी ऑफ पूना वाला फिनकॉर्प. तो यहाँ पे हम पीयर्स में जाएंगे. तो एक्चुअली देर आर मेनी पीयर्स, तो वन ऑफ दोज पीयर्स इज ऑल्सो पूना वाला फिनकॉर्प. ओके. इसकी भी वैल्यूएशंस आप देखेंगे तो आपको काफी हद तक सस्ती होती हुई दिखेंगी. सो वैल्यूएशंस हैव लिटरली क्रैश्ड. सो वैल्यूएशंस आर वेरी चीप. कंपनी परफॉर्मेंस इफ यू वांट टू सी एनुअल बेसिस पे, यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर. आपको दिख रहा है कि एक स्टबर्न ग्रोथ आई है कंपनी में. दिस इज द बिग स्टबर्न ग्रोथ 2023, and then this year it is running on a cooled off basis. But this is where I see that इस कंपनी में भी एक टर्न अराउंड आ सकता है. ध्यान दीजिएगा. बट माय स्ट्रॉन्गेस्ट बेट डेफिनेटली रिमेन्स बजाज फिनसर्व्स एंड बजाज फाइनेंस. एक और कंपनी है दैट वी कैन लुक एट इज सुंदरम फाइनेंस, जिसने इस महीने, इस हफ्ते काफी हद तक अच्छे ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है. और ये स्टॉक जो है ये इस पूरे पीरियड में रैली करता हुआ आया है, सबसे अच्छा आरएस और स्ट्रेंथ दिखा रहा है. तो सुंदरम फाइनेंस पे भी आप फोकस कर सकते हैं. बट ये कहानी इज ऑन द मोमेंटम साइड. सुंदरम फाइनेंस इज ऑन द मोमेंटम साइड, वाइट द वन विच आई डिस्कस विथ यू दैट वाज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वो आपकी आएगी वैल्यूएशन लेवल पे. टांग. अब मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ. कुछ स्टॉक्स और कुछ ईटीएफ्स देखते हैं. तो ईटीएफ्स में मैंने पिछले हफ्ते हम हमारे डिस्कशन जो हुआ था ईटीएफ के मामले में, अगर आपको ठीक से याद है, तो दैट वाज ऑन दी ऑटो बीज. तो मैंने कहा था कि ऑटो बीज जबकि निगेटिव फैलाई जा रही है मार्केट में, लेकिन एक्चुअली ऑटो बीज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ है. यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्लियर कट रेजिस्टेंस जोन जो बना हुआ था उसको ब्रेक करके दिस हैज मूव्ड अप. यू कैन सी ओवर हियर. कैन यू सी ओवरऑल स्ट्रक्चर? आपको क्लोजिंग प्राइसेस देखने हैं. ईटीएफ में यही होता है कि डेली वोलेटिलिटी में टॉप आपको बहुत ऊपर दिखता है, बट अगर क्लोजिंग प्राइस की को हम अगर मॉनिटर करते जाएं तो अच्छे से इसने अपना एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया है एंड इट इज मूविंग अप. नाउ ऑटो बीस के मूव होने का बड़ा कारण है टीवीएस मोटर्स, और कल जो मूवमेंट दिखाई थी टाटा मोटर्स ने. तो टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स सेक्टरली मुझे लगता है कि ये आपको अच्छा सा रिटर्न दे सकते हैं. तो इसमें जस्ट जाऊंगा मैं.
6 months daily. So you can observe Tata Motors over here and definitely TVS Motors. So ऑटोज में मेरे को रिवर्सल जो आता दिखा था वो कंफर्म हो गया है, तो इन दोनों के ऊपर आप पक्का ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी विल बी हैविल टू लुक एट ऑटो सेक्टर है जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। और कंटिन्यूस मूवमेंट आने के लिए दो पिक है मेरे, टीवीएस मोटर्स और टाटा मोटर्स। स्टडी करिएगा। फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं तो कुछ अच्छे सेटअप जो मुझे दिख रहे हैं। एक जो दिख रहा है वो है आरके फोर्ज। रेलवेज एज अ सेक्टर काफी देर से ठंडा पड़ा है, बट ये सेटअप एग्रेसिव हो गया है। यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे पूरा का पूरा एक ब्रेकआउट आया था। ये आपका था कप एंड चीट टाइप का सेटअप, राइट। ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ऊपर की तरफ निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा, आरके फोर्ज इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। और एक जो है क्वाइट प्रोमिनेंट फ्रॉम द रेलवेज, आरबीएनएल। आज अच्छी मूव आई थी, अब देख सकते हैं ये भी हीटअप हो रहा है। ये सब स्टॉक्स आप एज्यूम कर सकते हैं कि मेरे पास हैं और मैं इनको लेकर के चल रहा हूं, तो स्टडी करिएगा अपनी तरफ से। दे आर लुकिंग गुड, आरबीएनएल और आरके फोर्ज ऑन द रेलवेज मुझे अच्छे लग रहे हैं। बट एज अ सेक्टर थोड़ा सा और सर्वे कर लेते हैं टीटागढ़ का क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक और एक हमारा इंडिकेटर है कि रेलवे स्टॉक्स में कुछ हो रहा है क्या। सो लेट्स लुक एट इट। सो टीटागढ़ इज कूलिंग ऑफ, सो एज अ सेक्टर अभी उतनी गर्मी नहीं है, बट ये दोनों नाम है जो मुझे काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, राइट। और एक स्टॉक है जिसे आप देख सकते हैं जो अच्छी मूव दिखा रहा है, दैट इज श्रीराम पिस्टन अगेन। ये हम आ रहे हैं ऑटो सेक्टर की तरफ। श्रीराम पिस्टन एक अच्छा बिजनेस है, हाई मार्जिन बिजनेस है, हाई ग्रोथ भी है। और आपको दिख रहा होगा कि काफी कूल ऑफ पीरियड में चला गया था, तो इसका ये क्वार्टर का रिजल्ट खराब था, बट एक्सपेक्टेड है कि अगले क्वार्टर्स फिर से एज यूजुअल ट्रेंडिंग निकलेंगे। तो स्टॉप लॉस है आपकी आंखों के आगे 2050। यू कैन कंटिन्यू टू मॉनिटर इट। एंड ब्यूटीफुल क्या है कि हम शायद एटीएफ एटीएच को टच करने वाले हैं। लेट्स लुक एट द एटीएच कहाँ पे है। यस, तो एटीएच यहीं पे है। तो ऑल टाइम हाई की सवारी करने वाले हैं हम, तो ये इस स्टॉक के ऊपर पे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो श्री पिस्टन है, आरके फोर्ज है, आरवीएनएल है। और फिर सेक्टर की तरफ आ जाते हैं तो एनबीएफसीज हैं जिसमें आपको बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व देखना है। ईटीएफ की तरफ अगर कुछ नया आपको देखना है तो एक नजर डालिएगा सीपीएसई ईटीएफ पे। ये भी काफी हद तक कंसोलिडेट हुआ है। हम मुझे क्या देखना रहता है ईटीएफ में, या तो नीचे के करेक्शन से ऊपर आ रहा है या वो कंसोलिडेट हो रहा है, तो वही मेरी नज़र में आता रहता है। तो यहाँ पे मेरे को एक दिखा है अच्छा सा कंसोलिडेशन। तो दिस इज ऑल्सो लवली पैटर्न। शॉर्ट टर्म में भी आपको दिखेगा एक वीसीपी सा पैटर्न है, और थोड़ा सा इसको आगे लेके जाता हूँ टू द लेवल ऑफ अ क्वार्टर और सो। यहाँ पे भी आपको 2 महीने के भी लेवल पे भी एक अच्छा सा वीसीपी बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला टारगेट है 104 क्रॉस करना। 104 हम क्रॉस कर देंगे तो कंफर्म्ड है मूव। फिर 105 क्रॉस करना है, तो इस हफ्ते मेरी नज़र इस ईटीएफ के ऊपर भी रहेगी। ये पब्लिक सेक्टर्स जो काफी देर से शांत बैठे हुए हैं, उनमें अगर कुछ मूव आ जाए तो वी कैन डेफिनेटली सी अ गुड मूव यार। सो ओवरऑल इस हफ्ते के लिए यही था मेरा ब्रीफ आपके लिए। वी कंटिन्यू टू स्टे पॉजिटिव। सेक्टरल टर्न अराउंड में एनबीएफसी की तरफ ध्यान दीजिएगा। बोथ द बजाज ब्रदर्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व्स एंड पूनावाला फिनकॉर्प फॉर अ शार्प टर्न अराउंड। इफ इट लुक्स ऑन टू द चार्ट डेफिनेटली उसको वॉच करिएगा। और फिर स्टॉक्स की तरफ आते हैं तो श्रीराम पिस्टन है, आरके फोर्ज है, आरबीएनएल है। एंड ईटीएफ्स की तरफ ऑटो में कंटिन्यू करिएगा, और सीपीएसई लग रहा है कि मुझे कुछ अच्छा सा सेटअप दे करके आगे ब्रेकआउट देगा। सो ऑल इन ऑल आई विश यू लॉट ऑफ प्रॉफिट्स अगेन थ्रू दिस वीक। और डेफिनेटली अगले हफ्ते मैं बिजी रहूंगा विथ माय वीकेंड इन्वेस्टिंग प्रोग्राम एज वेल एज द टर्टल ट्रेंड फॉलोइंग प्रोग्राम. If possible, definitely go ahead and have a look at my programs which are there on the exceltro courses.store. इनको यहाँ पे जो मेजर प्रोग्राम हम इस महीने में होस्ट कर रहा हूँ, दैट इज मेनली द वीकेंड इन्वेस्टिंग प्रोग्राम,
एज वेल एज द ट्रेंड फॉलोइंग प्रोग्राम। तो इनका शेड्यूल वीकेंड्स में है, इवनिंग 8 to 10, एज वेल एज फॉर सर्टन सेशन इट इज मॉर्निंग 10 to 11। डिस्काउंट्स आर अवेलेबल, कल तक डिस्काउंट्स हैं टिल अराउंड 31st of August। मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू एंगेज विथ यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अगर आपको कोई स्टॉक सजेस्ट करना है, अगर आपको कोई स्टॉक या ईटीएफ एनालाइज करना है, कुछ सिचुएशन डिस्कस करनी है, डेफिनेटली वीडियोस में कमेंट करिएगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे हम फिर मिलते रहेंगे अगले हफ्ते, एवरी वीक एंड मे बी ड्यूरिंग द वीक ऑल्सो इफ आई सी गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक केयर, बाय बाय।